हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इट फ्रॉम मी। आज हम लेकर के आए इको का चैप्टर नंबर 3, मनी एंड क्रेडिट। सो लेट्स स्टार्ट। चलते हैं। हमने इसमें नोट्स आपके लिए पहले से प्रिपेयर कर लिए, बाद में नहीं तो हमको नोट्स बना करके एक वीडियो अपलोड करना पड़ता था, तो हमने कहा नोट्स के थ्रू ही हम आपको समझा देंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। हमने स्टार्ट किया मनी एंड क्रेडिट से, तो ऑब्वियस बात है कि हमको पहले ये पता होना चाहिए मनी मीन्स क्या होता है और क्रेडिट मीन्स क्या होता है, राइट। मनी चलते हैं। अगर हम ऐसे सिंपल फॉर्म में देखते हैं तो मनी क्या होता है। मनी तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मनी मतलब रुपीज़ है ना, कॉइन्स, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल सही चीज़ है। क्या लिखा है, जैसे वो थिंग्स, द थिंग्स डेट कैन बाय एनीथिंग, वो चीज़ जो किसी भी चीज़ को खरीद सकती है ना। ये कैपेसिटी होती है ना उसके अंदर कि वो किसी भी चीज़ को खरीद सकती है। एवरीवन कैन एक्सेप्ट इट, और हर कोई उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। अगर आपको कोई रुपये देगा आप तुरंत ले लेंगे ना, है ना। हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है। इन इंडिया, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इट इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये एक्सचेंज करने का एक मीडियम है। एक्सचेंज मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को लेना और उसके बदले में आप किसी चीज़ को लेना, राइट। अगर आप मनी देते हैं तो मनी के बदले में आपको गुड्स, कोई भी सामान जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है ना। अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये क्या है। अब मेज़र, इसको हम नाप सकते हैं। जैसे हमारे पास 10 रुपीज़ है, मेज़रमेंट है ना कि 10 रुपीज़ का ही सामान आएगा उसके अंदर। और क्या है, एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, और इसको आराम से स्टोर किया जा सकता है। स्टोर मीन्स इसको उठा करके छिपा करके कहीं भी रख लो, है ना। बड़े बड़े ट्रेजर होते हैं, लोग तिजोरियों में रखते हैं, तो इसको स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। क्लियर हुई मेरी बात आपको, ठीक है। तो मनी क्या चीज़ होती है, मनी एक ऐसी चीज़ है जो दूसरी चीज़ों को ईजीली खरीद सकती है। इसको हर कोई एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक मेजरमेंट है और एक स्टोर ऑफ वैल्यू इसके अंदर ईजीली होती है, ठीक है। चलते हैं आगे क्रेडिट की साइड। अब क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट मीन्स, जैसे सिंपली अगर एक लैंग्वेज में देखा जाता है तो क्रेडिट मीन्स होते हैं लोन्स। बिल्कुल सही, एकदम आपका आंसर हो जाता है। और क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। क्रेडिट मतलब जैसे लोन लेना, मतलब उधार लेना। उधार कैसे लिया जाता है, जैसे माना हमने किसी को कुछ रुपए हमने दिए हैं, तो इसका मतलब हमारे और उसके बीच में एक क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। हमने उसको दिए, माना 10,000 रुपये उसको हमने उधार दे दिए हैं, है ना। तो उसके वो हमको ये मतलब उसमें पहले ही बता दिया जाता है कि इतने टाइम बाद आप उस रुपये को वापस कर देंगे, ये प्रॉमिस कर दिया जाता है ना। बस इसी को क्रेडिट कहा जाता है। इसी की हमने एक छोटी सी डेफिनेशन बना के इजी लैंग्वेज में आपके लिए लिख दी है। दिस इज एन एग्रीमेंट इन विच द लैंडर सप्लाइज द बोरोवर। लैंडर मीन्स देने वाला, किसको दे देता है, बोरोवर को, विथ मनी, मनी दे सकता है, गुड्स दे सकता है या फिर सर्विसेज दे सकता है, इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर रिपेमेंट। इस प्रॉमिस के साथ देता है वो कि वो फ्यूचर में उसको रिपे जरूर कर देगा, ठीक है। तो ये जो बोरो किए जाता है, ये गुड्स भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ मनी हो, है ना। मनी के अलावा गुड्स भी हो सकते हैं, कोई सामान भी हो सकता है, कोई सर्विसेज भी हो सकती है कि आप उसके बदले में उसके साथ ऐसा करेंगे, उसके वो ये सर्विसेज देंगे, है ना। जैसे फ्री में कोई भी सेवा करवाना है तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आए, तो वो सर्विसेज कहलाती हैं आपकी, ठीक है। आप हमारे घर का काम, इतना काम कर देंगे इसके बदले, तो ये होते हैं प्रॉमिसेस। ये हो गया आपका क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, जब ये नहीं था मनी, है ना, मनी नहीं था, वो मनी तो बहुत बाद में आया है अपने यहाँ। तो उससे पहले बहुत टाइम पहले की हम ये बात बता रहे हैं आपको, बार्टर सिस्टम था अपने यहाँ। बार्टर सिस्टम मतलब यहाँ मनी था ही नहीं, बार्टर सिस्टम चलता था। अब बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स के बदले में गुड्स ही दी जाती थी, एक्सचेंज हो जाता था वहाँ पर, गुड्स के बदले में गुड्स को देना, ये बार्टर सिस्टम होता था। अच्छा, डायरेक्टली हमने लिखा भी हुआ इसकी छोटी सी डेफिनेशन में, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स डायरेक्टली, जहाँ पर गुड्स के बदले में गुड्स को ही डायरेक्टली लिया और दिया जाता था। समझ गए आप मेरी बात को, बार्टर सिस्टम की। देखिए बार्टर सिस्टम से रिलेटेड ना प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। अब हमने इन प्रॉब्लम्स को भी लिखा हुआ, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम लिखा हुआ है। लिमिटेशंस ये हमने इसीलिए आपके लिए नोट्स बना के रखे हैं, हम डायरेक्टली आप अपना लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। लिमिटेशंस क्या होती है बार्टर सिस्टम की,
एक तो ये था कि ना लेक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस। डबल कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है कि मतलब हमें भी सामान चाहिए और सामने वाले को भी सामान चाहिए। ये डबल कॉन्फिडेंस का मिलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता था, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ हो जाती थी कि माना हमारे पास तो थोड़ा सा सामान है, सामने वाले के पास ज़्यादा बड़ा वाला सामान है, तो एक्सचेंज कैसे होगा? ठीक है, तो ये डबल कॉन्फिडेंस मिलना मुश्किल था। जैसे माना हमको वीट चाहिए, हमको गेहूँ चाहिए, लेकिन सामने वाले के पास गेहूँ है ही नहीं। सेकेंड पॉइंट आया था लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे हमने आपसे कहा कि मनी को तो स्टोर बहुत आराम से कर सकते हैं, चाहे जितना आ जाए सब रख लेंगे उठा करके, हम तो रख लेंगे ना, है ना। ये थे सामान, इतना सामान हम कहाँ तक उठा करके रखेंगे? स्टोरेज की प्रॉब्लम थी लोगों के पास, है ना, क्योंकि जो चीज़ें थी वो कैसी थी, पेरिशेबल नेचर की होती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो आप कितना उनको स्टोर कर पाएंगे? क्लियर। लैक ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है कि अगर अभी आपके पास नहीं है लेकिन आपको ज़रूरत है, आप नीडी हैं, तो आप क्या करते इस टाइम पर? तो जैसे फैसिलिटी आपको क्रेडिट मिल जाएगा, है ना, उधार मिल जाएगा आपको, लेकिन उस टाइम पर डिफर्ड पेमेंट की कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। अगर आपको इन फ्यूचर पेमेंट करना है तो आप नहीं कर सकते। ठीक। और लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मीन्स मेजरमेंट की प्रॉब्लम थी। मेजरमेंट मतलब वही अभी हमने बताया कि हमारा सामान छोटा है, आपका सामान बड़ा है। जैसे माना हमारे पास एक गोट है, बकरी, है ना, और आपके पास है वीट है, गेहूँ। अभी आपका वीट थोड़ा सा है, मेरे पास मेरी एक गोट है। गोट के पीस तो नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि गोट के पीस करने से गोट तो बेकार हो जाएगी, राइट, है ना। और वो वीट थोड़ा सा है, तो ये जो एक्सचेंज था यहाँ पर होना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कोई जैसे इस टाइम पे तो ये है कि जो 1 किलो वाट है, जो 1 किलो का वाट होता है, उसमें 1 ही किलो सामान आएगा, ना ज़्यादा आएगा ना कम आएगा। पर उस टाइम पर इस कॉमन यूनिट की वैल्यू नहीं थी, तो ये लिमिटेशंस थे बार्टर सिस्टम के, इसलिए बार्टर सिस्टम को हटाया गया। और फिर क्या हुआ, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आ गए इस टाइम पर। अब धीरे धीरे कॉइन्स बनने शुरू हुए थे। पहले के जैसे हमारे यहाँ कॉइन्स थे वो सिल्वर के, गोल्ड के, इस टाइप के कॉइन्स रहते थे। उसके बाद मेटल के कॉइन्स आना स्टार्ट हुए। उसके बाद अब पेपर मनी आ गया। उसके बाद पेपर मनी से भी अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, ये हम पहुँच गए प्लास्टिक मनी पर। प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हम उसकी बात कर रहे हैं आपकी डिजिटल पेमेंट के लिए। ये जितने भी कॉइन्स और करेंसी होती है, पेपर मनी है, प्लास्टिक मनी, ये सब ऑथराइज्ड है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, कोई भी पर्सन इसको लेने से या इसमें ट्रांजैक्शन करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑथराइज की हुई है गवर्नमेंट ने, राइट। चलते हैं हम आगे। बैंक, पता है सबको क्या चीज़ होती है ना। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर हम अपने पैसे को जमा करते हैं और जहाँ से हम उधार भी, क्रेडिट भी, लोन भी ले करके आ सकते हैं आराम से। ठीक है, बहुत क्लियर हमने लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर कि दिस इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन whose demand deposits are widely accepted as money for making payment and has the power to credit money। जिसके डिमांड डिपॉजिट को आराम से वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है जैसे कि वो एक मनी हो, और क्या किया जाता है, इसमें पावर भी होती है जो मनी को क्रिएट कर देती है। ठीक है, क्लियर मेरी बात। अच्छा, क्या तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक एक इंस्टीट्यूशन हुआ जो क्रेडिट लेती भी है और क्रेडिट देती भी है। अभी हम बताएंगे इसका क्या चीज़ होती है। और ये डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट विच कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है ये डिमांड डिपॉजिट क्या है, जैसे हमने पैसे आपने बैंक में जमा किए, जमा हो गए, उसे हम चाहे जब विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ मीन्स होता है निकालना, है ना, चाहे जब हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं जब हमको उसकी नीड होती है ना। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड में जब आपने डिमांड की तब आपका जो डिपॉजिट किया हुआ पैसा था वो आपको वापस मिल गया। ठीक है, आ जाते हैं हम एक मेन पॉइंट पर कि आखिर ये जो बैंकें होती हैं जब लोगों के लिए इतना काम करती हैं तो बैंकों की अपनी पर्सनल इनकम कैसे होती है। ठीक है, मतलब बैंक बैठी हुई है तो क्या खाली इसी काम के लिए बैठी हुई है कि वो यही अपना बस लोगों को देती लेती रहे, तो ऐसा नहीं है। बैंक की भी इनकम होती है। बैंक एक बहुत बड़ा सोर्स है। आरबीआई के बारे में अभी हम इसके नेक्स्ट बताएंगे, पहले हम आपको इसकी ये बता दें, एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बता दें। देखो लेट्स सपोज जैसे ये बैंक है हमारी क्या हो गई, बैंक हो गई। ठीक है, अब बैंक में कुछ लोग हम इसने यहाँ पर हमारे पास आया, इसका डिपॉजिट किया इनका पैसा,
ठीक है, डिपॉजिट हो गया हमारा, डिपॉजिट उसको डिपॉजिटर कहते हैं। ठीक है, डिपॉजिट आपने पैसे कर दिए, अब इस पर बैंक आपको क्या देगी, इस डिपॉजिट पर बैंक आपको देगी इंटरेस्ट। क्लियर, ये बैंक आपको देगा क्योंकि आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं। ठीक है, एक, अब ये तो बैंक में पैसे आ गए, एक होते हैं जब बैंक किसी को पैसे देती है, देती है, तो वो कौन होते हैं, इसका मतलब बोरो करना, तो ये बोरोवर हो गया। ये जो डिपॉजिट बैंक में आए और ये बैंक ने बोरो किया है, बोरो मैंने दिया है, दूसरे को दिया है। अच्छा, तो जब बोरो की करती है बोरोवर को, तो यहाँ से उसको इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है, इंटरेस्ट ये उसको देता है, तो ये बैंक इंटरेस्ट रिसीव करती है। ये तो इंटरेस्ट वो यहाँ पर पेड करती है, ये इंटरेस्ट वो पेड करती है और ये इंटरेस्ट वो रिसीव करती है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है कि ये जो रेट इंटरेस्ट पेड किया जाता है, इसका जो रेट होता है वो थोड़ा सा लो होता है और इसका रेट कैसा होता है, इसके कंपैरिजन में हाई होता है। जैसे माना अगर ये 2% है तो ये रहेगा 3%। तो ये जो दोनों का जो डिफरेंस चल रहा है हमारा, यही जो दोनों का डिफरेंस है, ये बैंक की क्या हो गई, इनकम हो जाती है। आप मेरी बात को शायद समझ गए होंगे। ठीक है, ये डिपॉजिटर्स होते हैं जो पैसे को डिपॉजिट करते हैं, बैंक उन्हीं पैसों को दूसरे को बोरो कर देता है। ठीक है, बोरो वाले लोगों से इंटरेस्ट रिसीव करता है, डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पेड करता है, लेकिन जो पेड करता है वो रेट जो होती है वो कम होती है और जो रिसीव करता है वो रेट ज़्यादा होती है। बस ये जो रेट का डिफरेंस होता है, ये बैंक की क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं अपना हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक। अभी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है ये मेन बैंक है इंडिया का, बैंकर्स बैंक कहा जाता है इसको, बैंकर्स बैंक। इसके कुछ फंक्शंस हैं वो हमने लिखे हुए हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। ठीक है, एक बार इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं हम क्या है ये। इट सुपरवाइज दैट द बैंक मेंटेन द रिक्वायर्ड कैश विथ देम। देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ये सुपरवाइज करने का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है, क्योंकि वो बैंकर्स का बैंक है। कि जितने भी बैंक हैं उनके पास एक रिक्वायर्ड अमाउंट में कैश हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी हमने आपको बताया कि आपने पैसे डिपॉजिट किए, बैंक ने उठा करके उनको बोरो कर दिया, फिर आपको एकदम से ज़रूरत पड़ी तो आपने डिमांड किया, तो आपको आपके रुपए मिलेंगे ना। इसका मतलब बैंक के पास उतना कैश होना चाहिए कि जब भी कोई पर्सन डिमांड करता है उसको वो रुपए तुरंत से दे दिए जाएं। तो ये वो सुपरवाइज करता है कि बैंकर्स एक मेंटेन रखें कि उसका उतना कैश उसके पास हमेशा ही रहे। इसमें क्या होता है, जैसे डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं आपको, हालांकि आपको इसका नहीं है। एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, और एक होता है SLR, है ना, ये होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये होते हैं इतना कैश हमेशा रहना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो होते हैं, और ये होता है लिक्विडिटी, माने इतना वो मार्केट में बोरो कर सकती है। ये हमेशा ज़्यादा रहता है और ये थोड़ा सा उससे कम रहता है, माने कैश कम रखती है और बोरो ज़्यादा करती है, क्योंकि इसकी इनकम होती है ना इससे, इसलिए ना। जैसे आपने आज डिमांड की, अगर पैसा ज़्यादा पैसे की डिमांड किया तो बैंक आपको 2 या 3-4 दिन, जब भी जितना भी टाइम वो आपसे लेगी, उसके बाद वो आपको आपके पैसे का पेमेंट कर देगी। राइट, चलते हैं आगे। It also supervises that the bank give loans not just to profit-making business and trade, but also to small-scale industries, small borrowers. सिर्फ इतना ही नहीं है कि यही नहीं कि खाली बैंक बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्हीं को लोन देती रहे, बल्कि उसको इनक्रेज करना होता है कि वो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी, और जो छोटे छोटे बोरोवर्स हैं उनको भी समय समय पर लोन प्रोवाइड करती रहे। नहीं तो सारी जितनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं ये सब बंद हो जाएंगी, है ना, उनको लोन नहीं मिलेगा। तो ये उनका काम होता है कि सिर्फ इतना ही नहीं कि बड़े बड़े उनको ही ना देखे खाली प्रॉफिट बनाती रहे, अपना प्रॉफिट ही नहीं बनाना, बल्कि उन भी इंडस्ट्रीज़ को उसको आगे करना, उसको भी प्रमोट करना है। और आ जाते हैं नेक्स्ट में, इट इज़ कंपलसरी फॉर द बैंक्स टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई टाइम टू टाइम, है ना, ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग और व्हाट इंटरेस्ट रेट एंड टू होम। ये भी कंपलसरी और सब बैंकों के लिए कंपलसरी है, क्योंकि आरबीआई क्या है, ये एक समझ लीजिए लास्ट रिजॉर्ट होता है उनके लिए,
ठीक है। तो समय समय पर जितने भी वो लोग काम करते हैं बाकी सारे बैंक, वो अपने रिकॉर्ड्स है सारे, वो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आरबीआई को टाइम टाइम से सबमिट करते हैं। उनको ये बताते हैं कि उन्होंने कितना मनी लैंड किया, कितने इंटरेस्ट पर लैंड किया और किसको लैंड किया। ओके, क्लियर हो गया? ये बैंक के फंक्शंस हैं सारे। चलते हैं हम आगे। इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक की साइड। बैंक हमारे लिए मतलब एक ज़रूरी तो है ही भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर कुछ एक स्पेशल पॉइंट्स पर हम चलते हैं। स्पेशल पॉइंट्स पर ध्यान देते हुए हम ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं शॉर्ट फॉर्म में। इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक। बैंक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया बाय फॉलोइंग वेज, है ना। हमेशा इकोनॉमी की डेवलपमेंट में ये बैंक्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं? बैंक कीप मनी ऑफ द पीपल इन द सेफ कस्टडी। ये क्लियर है बिल्कुल। लोगों का अपना जो पैसा है वो सेफ कस्टडी में अपने पास रख लेते हैं। बैंक ऑल्सो पे द इंटरेस्ट ऑन द मनी डिपॉजिट। आपने अगर पैसे डिपॉजिट किए तो आपको वो इंटरेस्ट भी पेड करेंगे। बैंक्स आर द मीडियम फॉर पीपल टेक मनी टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड स्टार्ट बिजनेस ऑल्सो फॉर एजुकेशन। और क्या करते हैं बैंक्स? एक मीडियम है लोगों के लिए कि अगर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर के लोन ले सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और तो और स्टूडेंट्स जो है अपने एजुकेशन के लिए भी लोन ले सकते हैं। समझ आया? हाँ, इतनी सिंपल लैंग्वेज में इसीलिए लिखा हुआ कि आपको चीज़ें मेरी समझ आ जाए। आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं। यू कैन राइट, है ना। इट गिव्स लोन्स एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एट फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड कंडीशन। ये लोन देती है बहुत कम इंटरेस्ट पर, है ना, और फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड कंडीशन। फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड कंडीशंस का क्या मतलब है? यहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्ड आया है। फ्लेक्सिबल माने अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस इट कैन चेंजेस, है ना। जैसे भी टाइम है, सर्कमस्टेंसेस अगर थोड़ी सी अपोजिट हो रही हैं, है ना, तो हम इन टर्म्स एंड कंडीशंस में इजीली चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल बोला जाता है, राइट। लास्ट पॉइंट आ जाता है स्पेशल प्रोविजंस आर मेड थ्रू बैंक्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्पेशल प्रोविज़न दिए जाते हैं हमेशा हमारी एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रीज को। भाई बेस है हमारे इंडिया का। इंडिया की 70% पॉपुलेशन जो है वह एग्रीकल्चर में एंगेज रहती है, तो ऑब्वियस बात है कि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाता है हमेशा, ठीक है। और इंडस्ट्रियल एरिया, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधरेगा अगर ये अच्छे नहीं होंगे तो हमारे, ठीक है। इसलिए इनको सबसे ज़्यादा अपलिफ्टमेंट करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस टाइम टाइम पे बैंक निकालती रहती है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट और आ जाते हैं अपने कुछ पॉइंट्स लेकर के आ जाते हैं। भाई क्रेडिट कार्ड, ये आपका एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है। हम बहुत देर से क्रेडिट बात कर रहे थे, अब क्रेडिट को हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो क्रेडिट माने तो पता था, पहले ही बता दिया हमने। क्रेडिट मीन्स क्या होता है? लोन, उधार लेना देना। अब ये दिए जाते हैं। ये दो तरीके के सेक्टर्स हैं, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक तो हो गए फॉर्मल सेक्टर्स और एक हो गए इनफॉर्मल सेक्टर्स। पहले हम फॉर्मल सेक्टर्स बताते हैं आपको। फॉर्मल सेक्टर्स ये होते हैं बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लिखा है, ठीक है। बैंक्स होते हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं। आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सेक्टर्स लोन्स। ये फॉर्मल सेक्टर जितने भी होते हैं इनके फंक्शंस को हमेशा आरबीआई सुपरवाइज करती है। आरबीआई समय समय पर इनको देखती रहती है। क्या देखती है? इनका इंटरेस्ट रेट और अदर डिटेल्स इनके हमेशा चेक करती रहती है कि वो सही काम कर रहे हैं, ज़्यादा रेट पर तो नहीं काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इनकी चेक की जाती हैं, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट पाए जाते हैं इनके। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मीन्स क्या होता है कि इनके जो भी क्रेडिट देते हैं ना, इन कंडीशंस का होना वहाँ पर ज़रूरी होता है। इन कंडीशंस के बिना ये लोग क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, है ना। जैसे कोलेट्रल सबसे पहला आ जाता है। कोलेट्रल मीन्स अभी हमने पैसे डेफिनेशन भी लिखी हुई बता देते हैं। कोलेट्रल मतलब कोई भी, जैसे आप कोई भी है ना कितना भी बड़ा एक अमाउंट लेना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले की कोई भी चीज़ आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। जैसे कोई भी एसेट आप दिखा दें, इसमें आप लाइव स्टॉक भी दिखा सकते हैं, माने आप अपने जो एनिमल्स हैं वो भी दिखा सकते हैं, है ना। या फिर कोई आपकी व्हीकल है, हैवी मशीनरीज हैं, या फिर अपना घर है, वो गिरवी रखना, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, वो आपको दिखाना पड़ता है कोलेट्रल, कि आपके पास इतना पैसा है। इन केस अगर आप उसको रीपे नहीं करते हैं तो फिर वो चीज़ आपकी सीज कर दी जाएगी। समझ गए आप? जैसे लेट सपोज आपने 10 लाख रुपए का लोन लेना है, तो आपको 10 लाख रुपए के बराबर का कोई भी लैंड, कोई भी मशीनरी, कोई भी लाइव स्टॉक
या कुछ भी, ज्वेलरी, कुछ भी आपको बैंक को दिखाना होगा, क्योंकि अगर आप रीपे नहीं करते हैं तो वो चीज़ बैंक की हो गई। इसे कहते हैं कोलेटरल। ठीक है, इसके बिना बैंक आपको लोन नहीं देगा किसी भी कीमत पर। ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आता है अक्सर टर्म्स ऑफ क्रेडिट बता दें। तो ये चारों पॉइंट आपके, ये चारों को मिलाने के बाद जो बन जाते हैं उसे टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है डॉक्यूमेंटेशन। सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिस चीज़ों को आप दिखा रहे हैं, जैसे माना आप अपने लैंड को दिखा रहे हैं, है ना, या फिर आप अपने घर को दिखा रहे हैं, है ना, तो हाउस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर आपके प्रॉपर सबमिट होंगे। तो वो सारे पेपर भी प्रिपेयर होने चाहिए, माने इसमें पेपर वर्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट से दिया जा रहा है। मोड ऑफ रीपेमेंट, किस तरीके से आप उसको वापस करेंगे। ठीक है, पेमेंट लिया कैसे जाएगा और पेमेंट दिया कैसे जाएगा, ये चार चीज़ें मिलाने के बाद इसे कहते हैं हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट। समझ गए मेरी बात को। चलें, अभी हम फॉर्मल सेक्टर पहले कंप्लीट कर लें, फिर इनफॉर्मल पे आ जाते हैं। अब और क्या होता है, दे प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट विथ कॉमन टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर ऑल। लेकिन ये क्या करते हैं, ये चीप और अफोर्डेबल देते हैं। ठीक है, सस्ता होता है इनका, आराम से अफोर्डेबल है, अफोर्ड कर सकते हैं आप ये बहुत आराम से, ऐसा वाला ये लोग लोन देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, दे चार्ज लेस इंटरेस्ट रेट एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। और इनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इनका इनफॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। सही है, क्लियर हो गया आपको मेरे ये वाले पॉइंट सारे। अब चलते हैं अपने इनफॉर्मल सेक्टर की साइड। इनफॉर्मल सेक्टर जैसे इसके नाम से क्लियर है, इसमें कौन आते हैं, इसे आते हैं ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, एम्प्लॉयज़, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। इन सब से अगर हम लोन ले लेते हैं तो ये हमारे कौन हो जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर हो जाते हैं। समझ गए। इसमें कोई भी सुपरविज़न नहीं होगा क्योंकि कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। इसमें गवर्नमेंट का रहता है इसलिए RBI सुपरविज़न करती है, पर इसमें गवर्नमेंट ही नहीं इसलिए सुपरविज़न का कोई काम ही नहीं है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट यहाँ फ्लेक्सिबल होते हैं फॉर पर्सनल बेनिफिट, है ना। टर्म्स ऑफ क्रेडिट यहाँ फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, जैसा जिसका हो। ठीक है, अगर आपका फ्रेंड है तो वो हो सकता है वो आपको ऐसे ही लोन दे दे, है ना। या फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं वो बहुत हाई रेट पर देते हैं, है ना। और क्या था, जैसे पुराने टाइम में होता था वो लोग डेब्ट ट्रैप बना लेते थे। डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता जाता है। ठीक है, माने वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही पेड नहीं हो पाता है। तो कुछ भी यहाँ पे कुछ ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट को यहाँ पे फ्लेक्सिबल बताया गया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर सेट होता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर में जो क्रेडिट से रिलेटेड जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी होने की वजह से लोग इसकी साइड पे चले जाते हैं। उनको कहते हैं कौन इतना प्रॉब्लम क्रिएट करे, और उठाओ यहाँ से ले लो लोन। तो क्या होता है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको उसके कंपैरिजन में ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे हमने नेक्स्ट पॉइंट भी लिखा हुआ है, ये दे एक्सप्लॉइट द बोरोवर फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो ये बोरोवर को एक्सप्लॉइट भी करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मच हायर देन द फॉर्मल सेक्टर। रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है, रूरल में ज़्यादा होता है। एक्चुअली क्या, तो फार्मर्स होते हैं वो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं ना, और फिर वो इतनी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है सब लोग बचना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि एकदम सिंपल तरीके से हर चीज़ उनको मिल जाए, आराम से मिल जाए। बस यही सोच करके एकदम इनफॉर्मल सेक्टर से लोन को उठा लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कोलेटरल हमने लिखा, हमने कहा तो पता था क्या डेफिनेशन लिखी है हमने। कोलेटरल इज एन एसेट सच एज लैंड, व्हीकल, बिल्डिंग, लाइव स्टॉक डिपॉजिट विद बैंक, देन द बोरोवर ओन्स एंड यूजेज दिस इज ए गारंटी टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। ये समझ लीजिए एक तरीके से गारंटी होती है जब तक कि आपका लोन रीपे नहीं हो जाता है। अगर लोन रीपे आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ये जो सामान है वो उसका हो जाएगा। डेब्ट ट्रैप बताया था अभी, एक डेब्ट ट्रैप मीन्स होता है इससे जाला, है ना। डेब्ट ट्रैप इज ए सिचुएशन व्हेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू रीपे द लोन। जब लोन को रीपे करना कैसा हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए। एंड टू बोरो एड ऑन अ न्यू डेब्ट टू पे द एग्जिस्टिंग वन। और जो बोरोवर है वो नया डेब्ट उसके ऊपर डेब्ट के ऊपर डेब्ट इस तरीके से बनता चला जाए, तो वो एक ट्रैप जैसा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। ठीक है, इतनी बात शायद यहाँ तक है, आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलो नेक्स्ट में अब हम चलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस चैप्टर का लास्ट एक टॉपिक। SHGs कहते हैं इनको, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे नाम से क्लियर है
ये वो ग्रुप है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम है। अब क्या होता है, ये कुछ 15 से 20 लोगों का ना एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन जैसी या ग्रुप जैसा बन जाता है, जो आसपास ही रहते हैं दूसरे के, ठीक है। और क्या करते हैं लोग, मिलजुल कर उन लोगों ना आपस में ही सेविंग करते हैं और अपने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और फिर आपस में एक दूसरे को वो दे लेते हैं, जिससे उनका आगे अपना काम चलता रहता है। जैसे अगर हर किसी ने वहाँ पे 5,000 रुपीज़ भी इकट्ठे किए तो एक छोटा सा अमाउंट उन लोगों के लिए इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो अपना घर का कोई काम है, घर के कोई फंक्शन है, वो ईजीली कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इनके बहुत कम रहते हैं, ठीक है, तो वो अपना काम चला लेते हैं, उन्हें फिर आउटसाइडर से किसी से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रूरल एरियाज़ में ये काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है। मेन इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो लेडीज़ का यानी कि वुमेन का ही रहा है। डेफिनेशन लिखी हुई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज एन इनोवेटिव वे टू ऑर्गेनाइज रूरल एंड अर्बन पुअर स्पेशली वुमेन। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, ये रूरल और अर्बन पुअर लेडीज़ ने, वुमेन ने ही इसको ऑर्गेनाइज किया था। ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाया गया आखिर ये, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ लिखे हुए हैं हमने। टू प्रमोट सेविंग हैबिट्स, लोगों के बीच में सेविंग की हैबिट को प्रमोट करेंगे। टू एनहेंस कैपेबिलिटीज़ ऑफ वुमेन में जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, सच में ही वुमेन में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, शी कैन डू एवरीथिंग, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर ले, ठीक है। तो वो वुमेन की जितनी भी कैपेबिलिटीज़ उसको एनहेंस करते हैं। टू एक्ट एज ए सक्सेसफुल बेस, एक सक्सेसफुल बेस तैयार कर देते हैं। बेस मीन्स क्या होता है, अब देखिए कैसे बेस तैयार किया, माना इन लोगों ने मिलजुल कर कैसे भी करके 50,000 रुपये इकट्ठे कर लिए, एक उनके पास 50,000 रुपये का बेस इकट्ठा हो गया ना। अगर किसी भी मेंबर को जरूरत पड़ती है वो उठा करके उसको 50,000 रुपीज़ एक बार में दे देंगे, है ना। एटलीस्ट 50,000 रुपीज़ हमारे पास आ गए तो उससे आगे का उनका काम चलता रहता था, ठीक। उसके बाद आ जाता टू एनहेंस पार्टिसिपेशन, लोगों को पार्टिसिपेशन करने के लिए कि आओ इसमें 15, 20, 25 लोग हो जाएंगे तो ज़्यादा और ज़्यादा रुपये हम इकट्ठे कर सकते हैं। टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑब्वियस बात है कि सोशियो इकोनॉमिक हमारा स्टेटस अच्छा हो जाएगा। जब इतने पैसे इकट्ठे एक बार में आ जाएंगे तो स्टेटस अपने आप ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और क्या कहते हैं, टू प्रोवाइड लोन विदाउट कोलेटरल, इसमें लोन जो दिया जाता है उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल बिना उसके दे दिया जाता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरीके की। इतनी बात आप मेरी समझ गए अच्छे से। ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होता है, ठीक है, रूरल एरियाज़ में ही इनका काम होता है। वहाँ पर ये जो SHG ग्रुप्स होते हैं वो बहुत अच्छे से अपना वर्क कर लेते हैं। फंक्शनिंग पे आ जाते हैं हम अपने, इसमें सिर्फ 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, ये भी हमने बता दिया आपको, ज़्यादा मेंबर्स इसमें नहीं होते, 15-20 मेंबर, 25 मेंबर हो जाते हैं इसके। चलते हैं हम इसमें, अभी हमने आपको बता दिया इसके ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस ये एक से होते हैं, अगर एडवांटेजेस आए तो भी आप इसको इसी में लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आ जाए तो भी उसको इसी में लिखाना है, ठीक है। लास्ट आ जाता है इसका फंक्शनिंग, ये वर्क कैसे करता है। देखो 15 to 20 मेंबर्स बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, एक तो 15 से 20 मेंबर होंगे, एक ही आसपास रहने वाले होंगे। दे मीट एंड पूल देयर सेविंग्स रेगुलरली, वो रेगुलरली अपनी सेविंग्स को पूल करेंगे, मिलेंगे, अपनी सेविंग्स को यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। द ग्रुप एडवांस लोन्स टू इट्स मेंबर्स एंड अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एनी कोलेटरल, कोलेटरल सिक्योरिटी तो लगेगी ही नहीं, अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बहुत नॉमिनल होगा, नॉमिनल मीन्स नाम मात्र का होगा, 1%, 2-1.5% बस। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन आर टेकन बाय ग्रुप मेंबर्स, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे इस SHG ग्रुप से रिलेटेड वो इसके ग्रुप मेंबर्स ही लेंगे। एनी नॉन पेमेंट इज सीरियसली फॉलोड अप बाय द अदर मेंबर्स, अब इसमें भी ऐसा हो सकता है ना कि कोई भी एक मेंबर है वो पेमेंट ना कर पाए, वापस ना कर पाए, तो ये सीरियसली फॉलोड अप इसके मेंबर्स के द्वारा ही, पहले ही वो लोग अपना सेट कर लेते हैं, अगर कोई नहीं देगा तो नॉन रिपेमेंट पर भाई उसके साथ क्या किया जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, इसके ग्रुप की जो मीटिंग्स होती हैं वो रेगुलर होती हैं, एक प्लेटफॉर्म पे वो लोग डिस्कस करते हैं किसी भी अपने मैटर को, चाहे वो सोशल इशू भी कर सकते हैं जैसे हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इससे भी रिलेटेड वो किसी भी मैटर को बैठ करके वो लोग डिस्कस करते रहते हैं। इस तरीके से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना फंक्शन कंप्लीट करते रहते हैं, क्लियर है। और आपस में एक दूसरे को लोन लेते देते रहते हैं, तो अपनी ही प्रॉब्लम्स को वो लोग खुद से सॉल्व करते हैं, इसलिए इनका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आई थिंक दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, क्योंकि अब कुछ नहीं रह गया, जितना भी था आपके इस चैप्टर से रिलेटेड वो शायद सारा इसमें यहाँ पे
हमने डिस्कस कर दिया है और प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में इसीलिए दे दिया कि दोबारा से आपको नोट्स उसको प्रिपेयर करने की शायद मेरे हिसाब से नीड नहीं होगी। फिर भी इन केस ऐसी कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर पसंद भी आया हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दें कि हाँ आपको अच्छा लगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी होती है अगर से रिलेटेड तो भी आप मुझे बता सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम विद है ना। हाँ, ओके देन टेक केयर, गुड बाय।